मेरे भाइयों और मेरी दीदियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर जिसका नाम है पतंग। और इस पाठ के लेखक जी का नाम है आलोक धनवाद जी। तो हम इस चैप्टर को एनिमेशन के माध्यम से इजी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि सावन के महीने में आने वाली तेज बारिश भी चली गई है और भादों का महीना भी बीत गया है। कवि कहते हैं कि अंधेरी रात बीत गई है और सुबहानी सुबह हो गई है। कहने का मतलब है कि यार सावन और भादों के महीने में आसमान में बादल छाए रहते हैं, लेकिन शरद ऋतु के आते ही आसमान एकदम साफ, स्वस्थ और निर्मल हो जाता है। और इसी कारण कवि सवेरे होने की बात करते हैं। शरद ऋतु की सुबह का वर्णन करते हुए अपने कवि कहते हैं कि शरद ऋतु की सुबह आकाश में जो लालिमा होती है उसको देखकर कवि को प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो खरगोश की लाल लाल आंखें हो। मतलब कि यार अपने कवि को शरद ऋतु में सुबह के समय आकाश में छाई हुई लालिमा खरगोश की आंखों की भांति दिखाई देती है। कवि कहता है कि शरद ऋतु कई पुलों को पार करती हुई आई है। कहने का मतलब है कि यार पिछले साल की शरद ऋतु के जाने के बाद इस साल की शरद ऋतु के आने तक कई ऋतुएं बदली है। उसी तरह से बदलती बदलती एक के बाद एक ऋतु आने को कवि ने पुल का नाम दिया है। कवि कहता है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शरद ऋतु में दोपहर का समय किसी चमकीली साइकिल पर सवार होकर तेजी से गुजर रहा हो और जोर जोर से घंटी बजाते हुए बच्चों को इशारे से पतंग उड़ाने के लिए बुला रहा हो। कहने का मतलब ये है कि शरद ऋतु में मौसम एकदम सुहाना, एकदम मस्त हो जाता है, जिसे देखकर बच्चे के समूह मतलब बच्चों का ग्रुप पतंग उड़ाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आता है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि शरद ऋतु में आकाश एकदम साफ, स्वस्थ और मौसम सुहाना हो जाता है और ऐसा निर्मल आकाश कवि को मुलायम प्रतीत होता है। कवि शरद ऋतु को बालक की संज्ञा देते हुए कहता है कि बालक शरद अपने चमकीले इशारों से बच्चों के समूह को पतंग उड़ाने के लिए बुलाता है। उसने आकाश को मुलायम बना दिया है ताकि बच्चे की पतंग आसमान में आसानी से बहुत ऊंची उड़ान सके। ऐसा लगता है कि जैसे शरद ऋतु भी खुद यही चाहती है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन पतंग आसमान में ऊंची उड़ सके। दुनिया के सबसे पतले कागज और बांस की सबसे पतली, लचीली एवं झुकी गई लोहे की कील से बनी पतंग आसमान में ऊंची उड़ सके। और पतंग उड़ते ही प्रशंसा से इधर उधर भागती हुई, खुशियों से चिल्लाती हुई और खुशियों से सीटी बजाती हुई तितलियों की तरह कोमल बच्चों की एक नई दुनिया शुरू हो सके। कहने का मतलब है कि यार शरद ऋतु में आसमान में पतंग के साथ साथ बच्चों की अपनी कल्पनाएं भी आसमान में उड़ती है। इस पंक्ति में कवि बच्चों की तुलना कपास से करते हुए कहता है कि जिस तरह से कपास मुलायम, शुद्ध और सफेद होता है, ठीक उसी प्रकार बच्चे भी जन्म से ही अपने साथ निर्मलता, कोमलता लेकर आते हैं। अर्थात बच्चों का मन व भावना भी स्वस्थ, कोमल और पवित्र होती है। कवि कहते हैं कि जब बच्चे व्याकुलता के साथ पतंग के पीछे भागते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि पृथ्वी भी घूम घूम कर उनके आसपास आ रही है। कवि आगे कहता है कि जब बच्चे बेसुध होकर पतंग के पीछे भागते हैं तो उन्हें भागते हुए छत की कठोरता अर्थात कठोर जमीन का एहसास भी नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि जब बच्चे पतंग को आकाश में उड़ता हुआ देखकर उसके पीछे भागते हैं तो उन्हें उस वक्त कठोर जमीन भी नरम ही महसूस होती है। पतंग उड़ाते हुए बच्चे इतने उत्साहित होते हैं कि वे चारों दिशा में ऐसे दौड़ते भागते हैं जैसे कि कोई ढोल नगाड़े पर झूम कर नाचता हो। दौड़ते हुए बच्चे इधर उधर ऐसे भागते हैं जैसे कि किसी पेड़ की लचीली डाली हो, क्योंकि जिस तरह पेड़ की डाली लचीली होने के कारण जोर से खींचने पर भी वापस अपनी जगह पर सही सलामत आ जाती है, उसी प्रकार से दौड़ते भागते बच्चे का लचीला शरीर फुर्ती से इधर उधर भागते हुए भी एक जगह से दूसरी जगह और फिर पुनः अपनी पहली अवस्था में सुरक्षित आ जाते हैं। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि बच्चे पतंग के पीछे दौड़ते भागते ऊंचे छतों के जोखिम भरे किनारे तक पहुंच जाते हैं। दौड़ते हुए बच्चे उन छतों से गिर भी सकते हैं, लेकिन पतंग उड़ाते समय उनके रोमांचित शरीर का लचीलापन ही उनको छतों से नीचे गिरने से बचाता है। किसी की भी धड़कन बढ़ा देने वाली ऊंचाइयों तक बच्चे पतंग की डोरियों अपने हाथ में थामकर पतंग उड़ाते हैं और बच्चे सिर्फ एक धागे के सहारे उस पतंग को और अपने आप को संतुलित कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि बच्चे अपने आप को भी उस डोरी के सहारे गिरने से बचा लेते हैं। कवि कहता है कि पतंग उड़ाते इन बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि पतंग के साथ साथ वो भी खुद उड़ रहा है।
आगे कवि कहते हैं कि पतंग उड़ाते समय कभी कभी ये बच्चे छतों के भयानक किनारों से नीचे गिर भी जाते हैं और लचीले शरीर के कारण ज्यादा चोट ना लगने पर बच भी जाते हैं। इस तरह बच जाने से वे और भी ज्यादा भयहीन हो जाते हैं, अर्थात उनके अंदर आत्मविश्वास और अधिक बढ़ जाता है। उनके अंदर से गिरने का डर बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो अधिक उत्साह, साहस व निडर के साथ फिर से छत पर आकर पतंग उड़ाने लगते हैं। उनका यह दोगुना जोश देखकर फिर ऐसा लगता है कि जैसे दौड़ते भागते बच्चों के पैरों के चारों ओर पृथ्वी और अधिक तेजी से घूम रही हो।